मार्स प्लैनेट पर 10 सालों के इस पहले भाग में हम देखेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी एक प्राचीन नदी पर ठोकर खाता है, रात के दौरान कुछ डरावनी तस्वीरें लेता है और मार्स की सतह पर चमकीले कणों को ढूंढता है। अगस्त 2012 मार्स की सतह पर पैराशूटिंग करते हुए क्यूरियोसिटी रोवर की इस अविश्वसनीय तस्वीर को कैप्चर करने के लिए मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर सही समय पर सही जगह पर था। रोंगटे खड़े कर देने वाली सफल लैंडिंग के बाद क्यूरियोसिटी अपनी आंखें खोलता है। ये अंततः थोड़ी ही दूर पर पहाड़ चढ़ना शुरू करेगा, जिसे माउंट शार्प नाम दिया गया है। उससे पहले रोवर माउंट शार्प से दूर एक इंटरेस्टिंग जगह की ओर जाता है, जिसे ग्लेनेल नाम दिया गया है। मिशन में सिर्फ 13 मार्शियन दिनों के भीतर ही क्यूरियोसिटी एक ऐसी साइट की जांच करता है जिसे इसके डिसेंट स्टेज के इंजनों द्वारा ब्लास्ट किया गया था। इसे गॉलबर्न स्कॉर नाम दिया गया है। माना जाता है कि ये तलछटी चट्टानें प्राचीन काल में बहते हुए पानी से बनी हैं, जो डिसेंट स्टेज यानी लैंडिंग के दौरान सतह की धूल बिखरने से ऊपर उभर आई। मार्स पर 16वें दिन क्यूरियोसिटी उन परतों पर एक करीबी नजर डालता है जो माउंट शार्प का आधार बनाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये परतें पानी से भरे अतीत का एक सुराग हो सकती हैं। 27वें दिन क्यूरियोसिटी एक ऐसी साइट पर आता है जिसे फिर से बहते पानी से जोड़ा जा सकता है। ये तस्वीर एक तलछट के समूह को दिखाती है, एक जियोलॉजिकल संरचना जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर नदियों द्वारा बनती है। यहाँ ये तस्वीर नासा के इंजीनियर्स द्वारा क्यूरियोसिटी के पहियों की जांच करने के लिए कैप्चर की गई है। ये अब तक बहुत अच्छी पकड़ रखते दिख रहे हैं। 39वें दिन रोवर को मार्शियन नदियों के और भी सबूत मिलते हैं। ये उभरी हुई चट्टानों का एक टुकड़ा है जो एक साथ जुड़े हुए छोटे छोटे खंडों से बना है। ये संभवतः ठोस चट्टानों के गोल एलिमेंट्स के साथ साथ इसके चारों ओर गोल चट्टानों और कंकड़ के कारण प्राचीन पानी के प्रमाण हैं। ये संभव है कि ये गोल चट्टानें बहते हुए पानी से यहाँ जमा हुई हैं। अगर बहते हुए पानी से बनने वाली इन संभावित 3 साइटों का पता लगाना आपको पर्याप्त सबूत नहीं लग रहा है, तो देखिए ये किस तरह से अरेंज हुई हैं। हर एक साइट पर ये पीले तीर प्राचीन नदी की दिशा दर्शाते हैं। ये मैप रोवर द्वारा लिए गए अब तक के रास्ते को दिखाता है। अब क्यूरियोसिटी माउंट शार्प पर्वत की ओर घूमता है और इस मोज़ेक को कैप्चर कर लेता है। इस पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, लेकिन अंततः ये मूल्यवान होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही क्यूरियोसिटी एक इंटरेस्टिंग पिरामिड के आकार की चट्टान के संपर्क में आता है और ये ऑन बोर्ड पर लगी लेजर का परीक्षण करने का एक अच्छा समय है। इस तस्वीर में जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्यूरियोसिटी ने लेजर का परीक्षण किया है और परिणाम मंगल ग्रह पर अभी तक देखी गई किसी भी चीज के बिल्कुल विपरीत है। इस चट्टान में अच्छी खासी मात्रा में मिनरल डाइवर्सिटी है और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली दुर्लभ चट्टानों के समान है। ग्लेनेल के रास्ते पर रॉक नेस्ट नाम से जानी जाने वाली एक साइट को क्यूरियोसिटी के पहले उपयोग के लिए चुना गया। इस साइट पर रोवर एक इंटरेस्टिंग चट्टान के संपर्क में आता है। रिसर्चर्स अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि इस ठोस चट्टान में इन पतली खाली जगहों का क्या कारण है। 61वें दिन क्यूरियोसिटी मार्स पर पहली बार खुदाई करता है और गहरे रंग की रेत सतह के ठीक नीचे दिखाई देती है। रोवर सैंपल्स कलेक्ट करता है और अब इन सैंपल्स को हिलाया जाएगा, यानी शेक किया जाएगा और एक फिल्टर के माध्यम से गुजारा जाएगा। तस्वीरों की श्रृंखला शेकिंग ऑपरेशन को दिखाती है। ये हमें बताता है कि सैंपल स्कूप मटेरियल के साथ ओवरफ्लो नहीं हो रहा है और स्कूप को सील किया जा सकता है। ये तस्वीर फिल्टर को दिखाती है। शेकिंग ऑपरेशन के बाद इस फिल्टर से गुजरने के लिए जो पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, उन्हें विजुअल इंस्पेक्शन के लिए वापस स्कूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो बड़े पार्टिकल्स इस तस्वीर में यहाँ देखे जा सकते हैं। इस पहले सैंपल को रिसर्चर्स ने पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि स्कूप में इसकी उपस्थिति भविष्य के सैंपल्स के सीधे संपर्क में आने वाली सभी सतहों को कीटाणु रहित करने में मदद करती है। 65वें दिन नासा की टीम ने रोवर के ठीक बगल में मार्स की सतह पर मलबे का एक इंटरेस्टिंग टुकड़ा देखा। ये क्लोजअप तस्वीर कंफर्म करती है कि ये संभवतः लैंडिंग के परिणाम स्वरूप
अंतरिक्ष यान से हो सकता है। ये संभवतः प्लास्टिक का एक कोमल टुकड़ा है या तार के टुकड़े से बची हुई ट्यूब हो सकती है। जैसे ही क्यूरियोसिटी खुदाई करके दूसरा सैंपल लेता है, एक ब्राइट पार्टिकल हम देख सकते हैं। ये देखते हुए कि इस क्षेत्र में अंतरिक्ष यान के मलबे की पहचान की गई है, नासा की टीम ने रोवर को दूसरे सैंपल को रद्द करने की कमांड दी। यदि इनमें से कोई भी ब्राइट पार्टिकल अंतरिक्ष यान से है और ये बाद में सैंपल यूनिट में चला जाता है, तो रोवर पृथ्वी के बैक्टीरिया से दूषित हो सकता है। हालांकि आगे के निरीक्षण और एनालिसिस में जमीन पर और ज्यादा ब्राइट पार्टिकल्स देखे गए और टीम अब मानती है कि ये मार्स की मिट्टी में पहले से ही थे। यह संभावना है कि ये ब्राइट पार्टिकल्स सिलिका या किसी दूसरे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज से बने हैं। इस नॉलेज के साथ रोवर आगे बढ़ता है और खुदाई करके अपना तीसरा सैंपल लेता है, जिसे पूरी तरह से प्रोसेस्ड किया जाता है। मिट्टी के सैंपल के रिजल्ट से पता चलता है कि कलेक्ट किए गए मटेरियल का लगभग 2% भाग पानी से बना है। रोवर सैंपल को हीट में एक्सपोज करता है, फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। जश्न मनाने के लिए रोवर सैंपलिंग से थोड़ा ब्रेक लेता है और रॉक नेस्ट क्षेत्र के इस आश्चर्यजनक पैनोरमा को कैप्चर करता है और ग्लेनेल के लिए उत्सुकता जारी रहती है। 120वें दिन रोवर शेलर नाम की एक साइट पर आता है। शेलर पर उभरी हुई चट्टान नाटकीय रूप से परतों में विभाजित है। एक बार फिर से ये प्राचीन अतीत में पानी की मौजूदगी का संकेत देता है। ये हिस्सा विशेष रूप से शीप बेड इलाके के रूप में जाना जाता है। ये एक सफेद मटेरियल से भरी, अच्छी तरह से बनी, बिल्कुल साफ दरारों को दिखाता है, जिसके कैल्शियम सल्फेट होने की संभावना है। रोवर येलो नाइफ बे नाम की खाड़ी के रूप में जाना जाने वाले एक विशाल क्षेत्र तक पहुंचता है और चारों ओर एक नजर डालता है। इस तस्वीर में ये सफेद तीर खनिज शिराओं को रिप्रेजेंट करते हैं और काले तीर खनिज कंक्रीट यानी हार्ड सॉलिड मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शिराएं और कंक्रीट दोनों ही पानी से खनिज निकलने के प्रबल संकेतक हैं। क्यूरियोसिटी की ड्रिल के पहले उपयोग के लिए रोवर की टीम ने एक लक्ष्य चुना, एक ड्रिलिंग साइट जिसे जॉन क्लेन नाम से जाना जाता है। ये सपाट, कठोर, उभरी हुई चट्टानों का मैदान एक आदर्श जगह है। जैसे ही नासा के इंजीनियर पहली ड्रिल की तैयारी करते हैं, क्यूरियोसिटी को एक छोटी टूटी हुई चट्टान दिखाई देती है, जिसका नाम टिंटिना रखा गया। क्यूरियोसिटी अपने मास्ट कैमरा को स्पेक्ट्रा एनालिसिस करने के लिए तैनात करता है और एक मिनरल हाइड्रेशन मैप तैयार करता है। परिणाम दिखाते हैं कि चट्टान अंदर से बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है। ये मंगल ग्रह की सतह से पहली रात के समय की तस्वीरें हैं। यहाँ टीम ये देखना चाहती है कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश में चट्टान कैसी दिखती है, ये देखने के लिए कि क्या कोई फ्लोरोसेंट मिनरल यहाँ मौजूद है। दुर्भाग्य से अल्ट्रावायलेट प्रकाश में ली गई ये तस्वीर फ्लोरोसेंट खनिजों के लिए ज्यादा सबूत नहीं दिखाती है। यदि वे मौजूद होते तो हमें चमकीले लाल, नीले या नारंगी हिस्से दिखाई देते। 174वें दिन क्यूरियोसिटी एक चट्टान को आधा करके उसे तोड़ देता है। एक सुखद दुर्घटना। क्यूरियोसिटी के इस बेहतरीन काम के बाद इस चट्टान के भीतर एक बहुत ही चमकीले पदार्थ को देखा जा सकता है। ये संभवतः मंगल पर पाए जाने वाले सिलिका की उपस्थिति के कारण हुआ है। जॉन क्लाइन साइट पर अपने बड़े ड्रिल टेस्ट से पहले क्यूरियोसिटी एक सेल्फी लेता है। ड्रिलिंग शानदार होती है और ये एक बड़ी सफलता है। ड्रिल के सैंपल को स्कूप में ट्रांसफर किया जाता है, जो सैंपल को क्यूरियोसिटी के इंटरनल सैंपलिंग सिस्टम में फीड करेगा। सोल 200 क्यूरियोसिटी कमांड्स पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और इंजीनियर्स को डर है कि क्यूरियोसिटी बूट लूप में फंस गया है, जिससे रोवर की बैटरी खत्म हो जाएगी और काम करने में असमर्थ हो जाएगा। सौभाग्य से क्यूरियोसिटी में ऐसी समस्या के लिए 2 कंप्यूटर हैं, साइड ए और साइड बी, या पायलट और को पायलट। पायलट के खराब होने पर रोवर ऑटोमेटिकली को पायलट पर स्विच करने के लिए प्रोग्राम्ड है। इंजीनियर्स को चिंता है कि पायलट किसी भी समय रेडियो बंद कर सकता है और फिर वे रोवर को कभी नहीं सुन पाएंगे। टीम एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला करती है और पायलट को शट डाउन कर देती है और उम्मीद करती है कि अब को पायलट कदम उठाएगा और पदभार संभालेगा। पायलट को शट डाउन करने के बाद टीम को पायलट से एक सिग्नल सुनने का इंतजार करती है, जो कि तुरंत हो जाना चाहिए। 1 मिनट गुजरा, कोई सिग्नल नहीं आया।
4 मिनट गुजरे, अभी भी कोई सिग्नल नहीं आया। फिर अंत में सिग्नल आ गया और ये साफ है कि अब को पायलट इंचार्ज है। रोवर की टीम एक राहत भरी सांस लेती है और अब ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। अब जबकि रोवर बी साइड पर स्विच कर चुका है, इसलिए टीम एक बार फिर से सभी सिस्टम्स की जांच करती है। अब सब कुछ जैसा तय किया गया था काम कर रहा है। क्यूरियोसिटी अब एक लंबी ड्राइव लेता है। सोल 343 पर ली गई ये तस्वीर क्यूरियोसिटी का आगे का रास्ता दिखाती है। सेंटर में इन 2 ग्रे कलर की चट्टानों को ट्विन केयर नाम से जाना जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी हॉराइजन पर रहस्यमय प्रकाश देखता है, आकाश में पृथ्वी को देखता है और माउंट शार्प के बेस की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। मंगल ग्रह पर 10 साल के इस दूसरे भाग में क्यूरियोसिटी हॉराइजन पर एक रहस्यमय प्रकाश को देखता है, आकाश में पृथ्वी को देखता है और एक खतरनाक रेत के टीले को पार करता है। क्यूरियोसिटी अब गेल क्रेटर के केंद्रीय शिखर की ओर बढ़ रहा है। यात्रा को आसान बनाने के लिए क्यूरियोसिटी में पृथ्वी से मदद के बिना खुद को चलाने की क्षमता है, जो रोवर को तेजी से प्रोग्रेस करने में सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है कि रोवर बहुत जल्द ही डार्विन नामक क्षेत्र के करीब पहुंच गया। तस्वीर के निचले बाएं सेंटर में हल्की धारियां उन उभरी हुई चट्टानों की पोजीशन को चिन्हित करती हैं, जिसे वैज्ञानिक जांचना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी अपनी नई पोजीशन से माउंट शार्प पर्वत के आधार को बनाने वाली लेयरिंग पर एक और नजर डालता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से रोमांचक लगता है। इसे पारंप हिल्स नाम दिया गया है। टीम जल्द ही इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने की उम्मीद करती है। सोल 400 क्यूरियोसिटी अपने मार्स हैंड लेंस इमेजर या शॉट में कहूं माली के साथ उभरी हुई डार्विन चट्टानों की जांच करता है। यह 4 तस्वीरों से मिलकर बना मोज़ेक एक रिज को दिखाता है, एक मटेरियल से भरे अंतर्निहित बलुआ पत्थर में एक दरार का फॉर्मेशन, जो चट्टान की तुलना में बहुत धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इथाका नाम की इस चट्टान का अध्ययन करते समय रोवर के केम कैम लेजर को मंगल ग्रह की सतह पर 1 लाख बार दागा गया। ये तीर अलग अलग लेजर शॉट्स द्वारा छोड़े गए काले धब्बों की ओर इशारा करते हैं। एनालिसिस से पता चलता है कि इथाका मंगल ग्रह की एक टिपिकल ज्वालामुखी चट्टान है। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी लगभग 5 किलोमीटर की ड्राइविंग तक पहुंचता है, मंगल ग्रह पर जीवन अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। आगे मिशन में कंप्यूटर ग्लिचेस के बाद बिजली की हानि होती है, जो अस्थायी रूप से रोवर को जकड़ लेती है। टीम ने पता लगाया कि ये RTG क्यूरियोसिटी के न्यूक्लियर पावर सोर्स में मलफंक्शन था। साथ ही एक और गंभीर समस्या सामने आती है। सोल 469 पर रोवर के पहियों का नियमित स्कैन हैवी डैमेज को दिखाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट मैनेजर जिम एरिक्सन के अनुसार हमें हमेशा उम्मीद थी कि जैसे ही हम ड्राइव करेंगे पहियों में कुछ छेद हो जाएंगे। हम जो देख रहे हैं उसका परिमाण ही आश्चर्य की बात है। चिंता से भरी टीम ने क्यूरियोसिटी के पहले से प्लान रूट को मॉडिफाई किया और चिकने रेतीले इलाके पर ड्राइव करने की कोशिश की। इससे माउंट शार्प की ओर यात्रा लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि रोवर के लिए सुरक्षित होगी। इस नए रूट के हिस्से के रूप में क्यूरियोसिटी को हैरिक्सन नाम का लक्ष्य मिलता है, जिसमें हल्के रंग के लंबे क्रिस्टल हैं। इसमें एक खनिज मौजूद है जिसे फेल्ड्स्पार नाम से जाना जाता है। केम कैम का उपयोग करते हुए एनालिसिस से पता चलता है कि गहरे रंग का ये मैट्रिक्स मटेरियल पायरोक्सेन है, एक खनिज जो आमतौर पर बेसाल्टिक चट्टानों में पाया जाता है। सोल 526 क्यूरियोसिटी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। माउंट शार्प की ओर मॉडिफाइड रूट का अर्थ है इस रेत के टीलों को पार करना, जिसे डिंगो गैप के नाम से जाना जाता है। ये टीला इस इलाके को सुगम बनाने का रास्ता खोलेगा, जो रोवर के पस्त पहियों पर आसान होना चाहिए। लेकिन एक खतरा है कि रोवर परमानेंटली स्पिरिट की तरह फंस सकता है। जहां नासा के इंजीनियर डिंगो गैप को पार करने की तैयारी करते हैं, वहीं क्यूरियोसिटी सितारों की ओर देखता है। सूर्यास्त के ठीक बाद रोवर मंगल ग्रह पर एक शाम के तारे को कैप्चर कर लेता है, जो हमारी पृथ्वी ही है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें हमारा चांद भी दिखाई दे रहा है। सोल 535
क्यूरियोसिटी डिंगो गैप को पार करना शुरू करता है। जैसा कि रेयर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा से ये दृश्य दिखाता है। 6x6 ड्राइव के साथ थोड़ी ऑफ रोडिंग क्यूरियोसिटी इसे आसानी से पार कर लेता है। इस तस्वीर में क्यूरियोसिटी अपने ट्रैक को देख रहा है। नाप का अंदाजा लगाने के लिए इन दोनों समानांतर पटरियों के बीच की दूरी लगभग 9 फीट है। डिंगो गैप को पार करने के बाद क्यूरियोसिटी अच्छी प्रोग्रेस करता है और किम्बरली नाम के क्षेत्र के लिए लक्ष्य बनाता है। किम्बरली के पास क्यूरियोसिटी इन बलुआ पत्थरों को देखता है जो गेल क्रेटर की रिम से माउंट शार्प पर्वत की ओर झुके हुए हैं। टीम इन परतों की व्याख्या रिम के नीचे बहने वाले डेल्टा से एक छोटी झील में जमा के रूप में करती है जो कभी क्रेटर के सेंटर को ढकती थी। ये एक पैटर्न है जो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। सोल 589 क्यूरियोसिटी कुछ ऐसा कैप्चर करता है जो वैज्ञानिकों को चौंका देता है। एक चमकदार रोशनी। ये चमकदार रोशनी वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक पहेली है। संभावित एक्सप्लेनेशन कैमरा पर एक कॉस्मिक रे हिट कर रही हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि सूरज की रोशनी से एक चट्टान चमक रही हो। ऐसा मान लेना कि ये एलियंस हो सकते हैं, शायद ये ठीक नहीं होगा। सबसे संभावित एक्सप्लेनेशन कैमरे से टकराने वाली एक कॉस्मिक रे है। कॉस्मिक रे हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ते हैं। ये सबसे संभावित एक्सप्लेनेशन है क्योंकि ठीक उसी समय एक अलग कैमरे के साथ एक और तस्वीर ली गई थी जिसमें ये अजीब घटना कैप्चर नहीं हुई। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अपनी आंखों से प्रकाश की अजीब चमक देखने की सूचना दी है, जिन्हें कॉस्मिक रे हिट माना जाता है। जब एक कॉस्मिक रे रेटिना से होकर गुजरती है तो ये आंख की रॉड्स और कोन्स में चमक पैदा करती है और आंख प्रकाश की एक चमक को महसूस करती है जो वास्तव में वहां नहीं है। सौभाग्य से यहाँ हम पृथ्वी पर अपने मैग्नेटोस्फीयर द्वारा कॉस्मिक किरणों से सुरक्षित हैं। हालांकि मंगल की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है। भविष्य में मार्स पर बसने वाले लोगों को कॉस्मिक रे हिट के कारण होने वाली अजीब रोशनी को स्वीकार करना होगा और उनसे निपटना भी पड़ सकता है। इतने महान विज्ञान के साथ किम्बरले में कुछ समय के लिए जांच जारी रहती है। सोल 590 पर ली गई यह तस्वीर प्राचीन तलछट से माउंट शार्प के आधार की ओर उसी निर्माण को दिखाती है जो तस्वीर के बाईं ओर पहाड़ के साथ है। साथ ही बीच मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी भी देखी जा सकती है। चट्टान की अलग अलग परतें इतनी साफ हैं कि टीम ने इस साइट को माउंट रिमार्केबल कहा है। सोल 597 पर नासा का मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ऊपर उड़ रहा है और किम्बरली साइट के पास क्यूरियोसिटी को कैप्चर कर लेता है। क्या आप इस तस्वीर में रोवर को ढूंढ सकते हैं? सोल 609 पर क्यूरियोसिटी एक चट्टान के करीब आता है जिसे वैज्ञानिकों ने विंडजाना नाम दिया है। ड्रिलिंग के लिए ये 2 फुट चौड़ी चट्टान एक आदर्श लक्ष्य लगती है, जैसा कि हम यहाँ पहले और बाद की तस्वीर में देख सकते हैं। लगभग 6 सेंटीमीटर के चट्टान के एक क्षेत्र को धूल हटाने वाले उपकरण का उपयोग करके साफ किया गया है और साथ ही रोवर ने लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक परीक्षण ड्रिलिंग की, जिसमें चट्टान में एक गोल आकार का छेद किया गया है। इस छेद के अंदर दिखाई देने वाले काले बिंदुओं की ये श्रृंखला क्यूरियोसिटी के केम कैम लेजर द्वारा बनाई गई है। इससे प्राप्त सैंपल्स की जांच बाद में क्यूरियोसिटी के ऑन बोर्ड साइंस इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा की गई। रिजल्ट्स की एनालिसिस रिसर्चर्स द्वारा यहाँ पृथ्वी पर की गई और उन्होंने इस संभावना की ओर इशारा किया कि कभी इस क्षेत्र में पानी बहता था। किम्बरले के आसपास रोवर के काम से खुश होकर रिसर्चर्स ने क्यूरियोसिटी को एक सेल्फी लेने की कमांड दी। सोल 648 पर क्यूरियोसिटी सूर्य को देखता है और एक ऑब्जेक्ट को गुजरते हुए कैप्चर करने में कामयाब रहता है। ये ऑब्जेक्ट असल में मरकरी है और ये पहली बार है जब एक प्लेनेट के ट्रांजिट को पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर देखा गया, जैसा कि ये नक्शा दिखाता है। सोल 705 तक रोवर नीचे बाईं ओर पैरम्प हिल्स की ओर बढ़ रहा है। क्यूरियोसिटी के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया नया मार्ग रोवर को एक घाटी से ले जाएगा जिसे हिडन वैली नाम दिया गया है। हालांकि इस नए रूट पर भी समस्याएं कुछ कम नहीं है। घाटी में कुछ ही दूरी तय करने के बाद रोवर के पहिए जमीन पर फिसलते हुए प्रतीत होते हैं और टीम को चिंता होने लगती है कि कहीं रोवर फंस न जाए।
मिशन प्लान करने वाले रिसर्चर्स डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए क्यूरियोसिटी को घाटी को छोड़ने और ज्यादा स्टेबल जमीन पर वापस जाने के लिए कमांड दी गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी हिडन वैली को छोड़ देता है, अंत में पैरम्प हिल्स तक पहुंचता है और मंगल ग्रह पर नीले सूर्यास्त को देखता है। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी रोवर हिडन वैली से बाहर निकलता है, गार्डन सिटी नाम की एक साइट की खोज करता है और मंगल ग्रह के सूर्यास्त को देखता है। रोवर अभी इस समय एक घाटी में नरम, गहरी और फिसलन वाली रेत पर है। नासा की टीम जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि क्यूरियोसिटी यहां अटक सकता है। रियर हेज कैम से तस्वीरों की यह श्रृंखला रोवर को घाटी से अपनी पटरियों पर पीछे हटते हुए दिखाती है। यह रोवर के दूसरी तरफ से सामने वाले हेज कैम का दृश्य है। ऐसा ही टीम ने शुरू में रेत के टीले से बचने के लिए भी किया था। यह रोवर के पहियों के खराब स्वास्थ्य की भरपाई के लिए एक बढ़िया रणनीति है। अब हिडन वैली से सुरक्षित रूप से बाहर आने के बाद क्यूरियोसिटी पैरम्प हिल्स की ओर जाता है। टीम इस साइट पर एक ड्रिल सैंपल लेने का फैसला करती है जिसे कॉन्फिडेंस हिल्स के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि ये साइट माउंट शार्प पर्वत के निकट है, इसलिए यहाँ का सैंपल लेने से इस क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसकी एक तस्वीर विकसित करने में मदद मिलेगी। यहाँ इस तस्वीर में हम स्कूप में सैंपल देख सकते हैं। सोल 801 पर टीम नीचे मौजूद मटेरियल को उजागर करने के लिए रेत की लहर पर ड्राइविंग करके एक एक्सपेरिमेंट करने का निर्णय लेती है। इस एक्सपेरिमेंट को करने का कारण इस क्षेत्र में हवा से जमा हुई ढीली रेत की लहरों की बेहतर समझ हासिल करना है। उम्मीद है कि इन जमाओं के बारे में ज्यादा जानकारी भविष्य की सिचुएशंस को रोक देंगी, जैसा कि हिडन वैली में हुआ था। पहियों का ये ट्रैक रेत के जमाव का एक क्रॉस सेक्शन दृश्य प्रदान करता है और क्यूरियोसिटी डेटा लेने के लिए अपने लेजर का उपयोग करता है। सोल 817 पर क्यूरियोसिटी कुछ दिलचस्प उभरी हुई चट्टानों के करीब आता है और करीब से देखता है। ये क्षेत्र लगभग 6 फीट या 2 मीटर में फैला हुआ है। इसी बीच मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर ऊपर से उड़ रहा है और रोवर को पैरम्प हिल्स क्षेत्र में कैप्चर कर लेता है। मिशन टीम ने क्यूरियोसिटी को मोजेव नाम के टारगेट पर ड्रिल परीक्षण करने की कमांड दी। परिणाम, चट्टान टूट जाती है। यह दुर्घटना मंगल ग्रह की सतह पर ताजा उजागर चट्टानों को देखने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। मिशन टीम क्यूरियोसिटी को इस साइट से 2 ड्रिल सैंपल लेने की कमांड देती है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए रोवर एक सेल्फी लेता है। ये मैप आर्टिस्ट ड्राइव नाम के एक क्षेत्र को दिखाता है जहां से क्यूरियोसिटी रोवर को माउंट शार्प पर ऊंची चट्टान की परतों तक पहुंचने के लिए गुजरना होगा। रास्ते में नासा की टीम ने एक दिलचस्प उभरी हुई चट्टानों को देखा जिसे गार्डन सिटी नाम दिया गया है, जो पूरे क्षेत्र में फैली हुई खनिज शिराओं को उजागर करती है। खनिज शिराएं आमतौर पर तब बनती हैं जब तरल पदार्थ टूटी हुई चट्टानों से गुजरता है और दरारों में खनिजों को जमा करता है। इस केस में इन दरारों में जमा ये खनिज आसपास की चट्टानों की तुलना में अपर्दन यानी इरोजन के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट रहे हैं। यहाँ हल्की शिराओं और गहरे रंग की चट्टान के बीच का अंतर बहुत ज्यादा फ्लूइड प्रेशर का सुझाव देता है। ये तस्वीर लगभग 2 फीट या 60 सेंटीमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर एक बार फिर आर्टिस्ट ड्राइव साइट के भीतर रोवर को स्पॉट कर लेता है। क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? नासा द्वारा बनाया गया यह इंटरेक्टिव मानचित्र यात्रा के सही स्केल को दर्शाता है। पैरम्प हिल्स के क्षेत्र से जूम आउट करने पर हम गेल क्रेटर के आकार के साथ साथ सेंटर में माउंट शार्प को भी देख सकते हैं। गेल क्रेटर का डायमीटर लगभग 154 किलोमीटर है। आर्टिस्ट ड्राइव के भीतर एक पैनोरमा लेने के लिए क्यूरियोसिटी रुक जाता है, जो कि पैरम्प हिल्स में ही मौजूद है। यह मोज़ैक रोवर के सामने का नजारा दिखाता है। इस तस्वीर में आगे की तरफ बजरी और रेत की लहरें
देखी जा सकती हैं। एक खास तरह का भूभाग जिसे क्यूरियोसिटी रोवर ने अपनी लैंडिंग साइट से माउंट शार्प तक पहुंचने के लिए पार किया है। इस भूभाग के मध्य भाग में ये चट्टानें दो प्रकार की हैं। एक धूल से ढकी चिकनी उभरी हुई चट्टानें जो पहाड़ का आधार बनाती हैं, और बलुआ पत्थर की चोटियां जहां से पत्थर गिरते हैं क्योंकि उनका अपर्दन यानी इरोजन होता है। थोड़ी ही दूरी में इन गोल खड़ी पहाड़ियों में सल्फेट खनिज मौजूद हैं, जो शायद पानी की उपलब्धता में बदलाव का संकेत देते हैं। सोल 956 पर क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह के सूर्यास्त की कई तस्वीरों को कैप्चर कर लेता है। तस्वीरों की यह छोटी सी श्रृंखला सबसे डिटेल्ड व्यू प्रदान करती है कि मंगल ग्रह पर सूर्यास्त कैसा दिखता है। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी आगे बढ़ता है, यह लोगन पास नाम के क्षेत्र में पहुंचता है। यह नजदीकी तस्वीर दर्शाती है कि यह भूभाग रोवर के लिए प्रतिकूल है। इसके बजाय मिशन टीम क्यूरियोसिटी रोवर को एक सुरक्षित रास्ते से ले जाने का फैसला करती है, जिसे मारिया पास के रूप में जाना जाता है। अपने रास्ते में क्यूरियोसिटी स्टिम्पसन यूनिट को ऑब्जर्व करता है। बारीक परतों वाली तलछटी चट्टानों के ये गहरे रंग के क्षेत्र पूरे गेल क्रेटर में पाए जाते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने स्टिम्पसन यूनिट कहा है। यह हल्के रंग का मडस्टोन स्टिम्पसन यूनिट के नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे टीम यह निष्कर्ष निकालती है कि मडस्टोन पहले बना था और फिर बहते पानी से यहाँ मिनरल्स जमा हो गए, जिनसे स्टिम्पसन यूनिट की ये लेयर्स बनी। मारिया पास क्षेत्र की यह तस्वीर, जिसे मिसोला नाम दिया गया है, इस थ्योरी को और ज्यादा विश्वसनीयता देती है, क्योंकि सफेद खनिज शिराएं यहाँ अचानक समाप्त हो गईं और वे ऊपर गहरे रंग की चट्टान से मिल रही हैं। तो पहले मडस्टोन कठोर होता है और फिर टूट जाता है, और ग्राउंड वाटर से खनिज इन दरारों में जमा हो जाते हैं, जिससे इन शिराओं का निर्माण होता है। उसके कुछ समय बाद पानी से टॉप पर ये परतें बन जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद सोल 1041 में क्यूरियोसिटी एक और दिलचस्प चट्टान पर आता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह हवा से बनी है और इसमें बड़ी मात्रा में सिलिका है। सिलिका युक्त चट्टानों को प्राचीन ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए आदर्श परिस्थितियों के असाधारण अच्छे संकेतक के रूप में माना जाता है। नासा की टीम पहियों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए क्यूरियोसिटी को कमांड देती है। इस प्रोसेस के दौरान एक पत्थर को इन पहियों में से एक के अंदर सवारी करते हुए देखा जा सकता है। इस पत्थर को मिशन के लिए कोई खतरा साबित नहीं होना चाहिए और शायद ये अंततः अपने आप गिर जाएगा। हालांकि कुछ बड़े छेद के रूप में बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है, लेकिन पहिए अभी के लिए ठीक हैं। टीम रोवर को बक्सकिन नाम की साइट से सैंपल लेने की कमांड देती है और रोवर जश्न मनाने के लिए एक और सेल्फी लेता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी एक विशाल रेत के टीले की खोज करता है, कुछ ब्लूबेरीज को ढूंढता है और मरी ब्यूट्स के प्रवेश द्वार तक पहुंचता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी एक विशाल टिब्बे की खोज करता है, कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें लेता है और मरे ब्यूट्स की एंट्रेंस तक पहुंचता है। पारम हिल्स क्षेत्र में क्यूरियोसिटी उभरी हुई चट्टानों की काफी तस्वीरें कैप्चर करता है। इन परतों के एंगल्स को देखकर यह बताया जा सकता है कि इसकी ज्यादा संभावना है कि ये पानी के बजाय तेज हवा के बहाव से बनी है। सोल 1099 को रोवर मेन टारगेट की ओर देखता है, माउंट शार्प। दूर हल्के रंग की चट्टानें इस तस्वीर में सबसे पुरानी हैं और तेज हवाओं से घिस गई हैं। माना जाता है कि बाकी चट्टानों का ये बड़ा हिस्सा पानी से बना है। पहाड़ पर चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका खोजते हुए मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर एक विशाल टिब्बे वाली जगह को देखता है। नासा की टीम जांच के लिए रोवर को भेजने का फैसला करती है। अपनी वर्तमान स्थिति से क्यूरियोसिटी इस टिब्बे के इलाके के बीच के मैदान में डार्क बैंड के हिस्से को देखता है। नासा की टीम ने इसे बैगनॉल्ड टिब्बा नाम दिया है। ये नाम रॉल्फ बैगनॉल्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लीबिया के रेगिस्तान की यात्रा की थी। वे रेत के टीलों के पीछे फिजिक्स की गहरी समझ को हासिल करने वाले पहले खोजकर्ताओं में से एक थे। इस मानचित्र में हम बैगनॉल्ड टीलों का वास्तविक स्केल देख सकते हैं। क्यूरियोसिटी इसके एक छोटे से हिस्से का पता लगाएगा। जैसे जैसे रोवर करीब आता है, यह इस आश्चर्यजनक तस्वीर को कैप्चर करता है। यहाँ से दूर माउंट शार्प दिखाई दे रहा है। रास्ते में क्यूरियोसिटी बिग स्काई नाम की साइट पर ड्रिलिंग करता है।
इस सफल ड्रिलिंग के बाद नासा की टीम रोवर को एक सेल्फी लेने की कमांड देती है। सोल 1176 को क्यूरियोसिटी टीले के मैदान के किनारे तक पहुंच जाता है। यह पहला एक्टिव ड्यून सिस्टम है जिसका किसी दूसरे ग्रह पर अध्ययन किया गया है। टिब्बे को ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे मंगल ग्रह की हवा के कारण हर साल लगभग 1 मीटर की दूरी से माइग्रेट कर रहे हैं। रोवर सावधानी से एक पहिए को रेत में डुबोता है। पहिए से खराब हुई रेत के टीले के एक हिस्से की इस क्लोजअप तस्वीर में हम सतह के नीचे रेत के महीन दाने देख सकते हैं। ये क्लोजअप तस्वीर टीले की सतह को दिखाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ सतह पर खुरदरा मटेरियल बचा है। तेज हवाओं ने छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटा दिया है। सोल 1197 को क्यूरियोसिटी एक बहुत ही खड़े टीले के करीब आता है जिसे टीम नामिब ड्यून नाम देती है। वह चीज जो टीलों को सामान्य रेत के जमाव से अलग करती है, जिससे कि रोवर हिडन वैली में लगभग फंस गया था, वह ये है कि टीले हवा के बहाव की दूसरी साइड से खड़ी ढलान वाले होते हैं, इतने कि ऊपर से मटेरियल नीचे गिर सकता है। क्यूरियोसिटी नामिब ड्यून साइट के पास से रेत का सैंपल लेता है और सैंपल लेने के बाद एक और सेल्फी भी। सैंपल से मोटा मटेरियल जो रोवर के फिल्टर में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था को जमीन पर फेंक दिया जाता है। फिर टीम आर्टिफिशियल लाइट की मदद से फेंके गए मटेरियल की तस्वीर लेने के लिए रात होने का इंतजार करती है। यह लाइटिंग गहरे और हल्के दानों के बीच अंतर करना आसान बना देती है। क्यूरियोसिटी माउंट शार्प की ओर यात्रा जारी रखता है और रास्ते में नॉकलुफ्ट पठार के नाम से जाने जाने वाली साइट तक पहुंचता है। सोल 1276 को क्यूरियोसिटी नॉकलुफ्ट पठार के भीतर कुछ घुंघराली बनावट वाले बलुआ पत्थर से मिलता है। यह पहली बार है जब क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर में इस प्रकार के पैटर्न के करीब आया है, लेकिन इसे मंगल ग्रह पर पिछले रोवर्स द्वारा भी खोजा गया है। ये संभावना है कि ये वही हैं जिन्हें नासा की टीम ब्लूबेरी के रूप में मेंशन करती है। ये एक खनिज से बनी होती हैं जिसे हेमेटाइट कहा जाता है, जो प्राचीन काल में पानी की उपस्थिति को सजेस्ट करता है। नॉकलुफ्ट पठार के भीतर अपनी स्थिति से रोवर गेल क्रेटर के उत्तरी रिम की लंबी दूरी की तस्वीर लेता है। ये तस्वीर सूर्योदय के दौरान ली गई है, जब वातावरण में धूल अपेक्षाकृत कम होती है। क्रेटर रिम के निचले हिस्से पर हम घाटियां, चैनल्स और मलबा देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमें वर्तमान में माउंट शार्प के बेस में दिखाई दे रहा है। इससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पूरा क्रेटर एक बार पानी से भर गया था। नॉकलुफ्ट पठार पर क्यूरियोसिटी एक फुल सर्कल पैनोरमा लेता है। यहाँ मौजूद चट्टानों में हवा से उड़ने वाली रेत की मोटी परतें हैं, जो ये बताता है कि ये जमाव मंगल ग्रह पर गर्मियों के दौरान बनते हैं। सोल 1315 को नासा रोवर के पहियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कमांड देती है। लगभग 300 साल पहले अंतिम बार पहिए की जांच के बाद से थोड़ा और नुकसान देखा गया है। इसका मतलब है कि रोवर प्लान करने वाले रिसर्चर्स क्यूरियोसिटी के लिए आसान इलाके का चयन करने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह पर 4 साल पूरे करने के करीब आता है, ये ग्रह का 2 सालों तक लगातार अध्ययन करने के माइलस्टोन तक भी पहुंच जाता है। इस पड़ाव पर क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह के मौसमी पैटर्न का अध्ययन कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि मार्स बहुत ठंडा है। इन बार्स की ऊंचाई रात और दिन के बीच तापमान के अंतर को दर्शाती है। गेल क्रेटर में गर्मियों के दौरान दिन का तापमान जीवित रहने योग्य -10 डिग्री सेल्सियस या 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। हालांकि उसी रात का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस या -94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। क्यूरियोसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। यह डेटा बेहद उपयोगी साबित होगा अगर नासा कभी भविष्य के रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भेजता है। रोवर नॉकलुफ्ट पठार पर एक ड्रिल सैंपल लेता है और माउंट शार्प की ओर देखता है। हम कुछ बचा हुआ चट्टान का पाउडर भी देख सकते हैं, जो रोवर द्वारा फिल्टर से न गुजरने के बाद फेंका गया है। एक बड़ी ड्राइव के बाद क्यूरियोसिटी मरे ब्यूट्स नाम की साइट पर आता है। माउंट शार्प के ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए क्यूरियोसिटी यहाँ से गुजरेगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी मरे ब्यूट्स की गहरी खोज करता है, मंगल ग्रह के उल्कापिंड के करीब आता है और फॉसिलाइज्ड मंगल ग्रह की मिट्टी के सबूतों को देखता है, जो धूल के तूफानों के गवाह हैं। मरे ब्यूट्स साइट पर आने के बाद क्यूरियोसिटी अपने आसपास नजर डालता है। इस साइट का नाम प्लेनेटरी वैज्ञानिक ब्रूस मरे के नाम पर रखा गया है। इस तस्वीर में ये 2 खड़े किनारों वाली पहाड़ियां लगभग 80 मीटर दूर हैं।
माना जाता है कि ये पहाड़ियां प्राचीन बलुआ पत्थर के अवशेष हैं जो निचले माउंट शार्प के बनने के बाद हवा से उड़ने वाली रेत से बनी हैं। ये ऐसे मटेरियल से ढकी हुई हैं जो इरोजन यानी कटाव के लिए अपेक्षाकृत रेजिस्टेंट हैं, जिससे इन्हें टॉप पर ये हैवी अपीयरेंस मिलती है, जैसा कि पृथ्वी पर कई पठारों के मामले में होता है। रोवर ने ये तस्वीर एक अलग पोजीशन से कैप्चर की है। ये सामने दिख रही सपाट जमीन उस भाग का हिस्सा है जिसे वैज्ञानिक मरे फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें प्राचीन झील की जमा मिट्टी शामिल है। हमने इस फॉर्मेशन को पहले भी देखा है और जाना भी है कि कैसे ये गहरे रंग की परतों के जमाव से बनी स्टिम्सन यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्यूरियोसिटी एक पठार के करीब जाता है जिसे वैज्ञानिकों ने ब्यूट M9A निकनेम दिया है। यहाँ इस तस्वीर में ये फॉर्मेशन क्यूरियोसिटी से लगभग 5 मीटर ऊपर है। पठार के लेफ्ट साइड औसत ढलान लगभग 40 डिग्री होने का अनुमान है, जबकि राइट साइड की ओर ढलान थोड़ी कम खड़ी है, लगभग 30 डिग्री। इस देखने योग्य जगह का एक और व्यू लेने के लिए रोवर एक कदम पीछे हटता है। अब ये पठारों से होकर गुजरेगा। रोवर रास्ते में 5 अविश्वसनीय क्लोजअप तस्वीरें लेता है। यहाँ की पतली परतें इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र हवाओं और रेत के टीलों द्वारा बनाया गया है। इसे क्रॉस बेडिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ परतों के कोण भी यह संकेत देते हैं, क्योंकि पानी से बनी ये परतें ज्यादा लेवल की होती हैं। इन पठारों से गुजरते हुए क्यूरियोसिटी एक ड्रिल सैंपल लेता है, साथ ही एक सेल्फी भी। सोल 1505 पर क्यूरियोसिटी एक बहुत ही अजीब चट्टान के समीप आता है। अपने लेजर का उपयोग करते हुए रोवर चट्टान के आयरन निकल उल्कापिंड होने की पुष्टि करता है। चट्टान पर आप जो चमकदार धब्बे देख रहे हैं वे लेजर पल्स के कारण हैं, और ये उल्कापिंड एक गोल्फ बॉल के आकार का है। क्यूरियोसिटी माउंट शार्प की ऊंचाइयों की ओर देखता है। ये एनोटेशंस हमें डिस्टेंस और स्केल के बारे में बता रहे हैं। सोल 1555 के अंत में रोवर मरे मडस्टोन के फॉर्मेशन के एक हिस्से पर ठोकर खाता है, जो दर्शाता है कि ये संभवतः प्राचीन जीवाश्म मिट्टी हो सकती है। सूखी मिट्टी का ये ढांचा 3 अरब साल पहले दरार के रूप में ओरिजिनेट हुआ हो सकता है। इस क्षेत्र को टीम ने स्क्विड कोव नाम दिया है। ये छोटे छोटे पॉलीगन्स लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर या आधा इंच से लेकर 1 इंच लंबे हैं। इसी प्रकार के पैटर्न को दर्शाने वाली एक और चट्टान को इस क्षेत्र में देखा गया है। इसे ओल्ड सोकर निकनेम दिया गया है। यह पैटर्न प्राचीन मंगल ग्रह की मिट्टी के सूखने के बाद 3 स्टेप प्रोसेस द्वारा बना होगा, जिससे यह दरार पैदा हुई। पहला स्टेप, हवा में उड़ने वाली तलछट से ये दरारें भर गईं। दूसरा, तलछट और कीचड़ उनके ऊपर जमा होने वाली छोटी परतों के दबाव में चट्टान बन गए। तीसरा, हवा द्वारा हाल ही की परतों को हटा दिए जाने के बाद तलछटी क्षेत्र बने, जो कीचड़ की तुलना में कटाव के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट थे, जिससे ये दरार के बजाय अब लकीरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सोल 1587 को क्यूरियोसिटी ड्राइविंग से ब्रेक लेता है। टीम अगले दिन ड्राइव करने का फैसला लेती है। अगले दिन टीम देखती है कि रोवर के नीचे से रेत खिसक गई है। हवा का ये कांस्टेंट एक्शन अब तक देखी गई कई चट्टानों और टीलों के लिए जिम्मेदार है। रोवर के नीचे ये एरिया लगभग 3 फीट या 1 मीटर का है। ये गेल क्रेटर में गर्मियों का समय है। क्यूरियोसिटी अगले कुछ दिन धूल के तूफानों को देखने में बिताता है। ये धूल के चक्रवात सूर्य से सतह के गर्म होने के कारण बनते हैं। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, संवहन धाराएं अपने साथ धूल ले जाती हैं। ये यहाँ पृथ्वी की तरह मंगल की गर्मियों में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं कि दूर एक पहाड़ी के ऊपर धूल का चक्रवात गायब हो गया। असल में धूल के चक्रवात बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस को बनाने वाली तस्वीरें 12 सेकंड के अंतराल में ली गई थीं। सोल 1598 के दिन क्यूरियोसिटी एक अजीब दिखने वाली पहाड़ी पर पहुंचता है। इसे आयरसन हिल नाम दिया गया है और ये लगभग 5 मीटर ऊंची है। पास ही एक बड़ा रेत का मैदान है। इस मैदान का नाम प्लेनेटरी वैज्ञानिक नेथन ब्रिज की याद में नेथन ब्रिज ड्यून रखा गया है, जो इस क्यूरियोसिटी टीम के ड्यून अभियान को लीड कर रहे थे। सोल 1641 को पहियों की जांच के दौरान टीम एक पहिए के ग्राउजर्स में टूट फूट को देखती है। पृथ्वी पर इसी तरह के पहियों के साथ परीक्षण से पता चलता है कि जब किसी पहिए में 3 ग्राउजर्स टूट जाते हैं तो पहिया अपने उपयोगी जीवन काल के लगभग 60% तक पहुंच जाता है। सौभाग्य से जिस धीमी गति से ग्राउजर्स की हालत बिगड़ रही है, उसका मतलब है कि
क्यूरियोसिटी काफी लंबे समय तक आगे बढ़ता रह सकता है। पहिए की जांच के दौरान ली गई दूसरी तस्वीरें पहियों में मौजूद छेदों की संख्या और आकार में थोड़ी वृद्धि दर्शाती हैं। सोल 1647 को टीम ने एक रेत के टीले का हिस्सा देखा जिसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो यहाँ पृथ्वी पर नहीं देखी गई हैं। गहरे रंग की ये लहरें एक दूसरे से कई फीट अलग हैं और जहाँ तक हम जानते हैं मीडियम स्केल लहरों के साथ स्मॉलर स्केल लहरों का ये खास मेलजोल मंगल ग्रह पर बेहद अनोखा है। इस एरिया को ऑगन क्विट नाम दिया गया है। क्यूरियोसिटी का प्लान किया गया ये रास्ता इसे एक बड़े रिज पर ले जाएगा जिसे वेरा रूबिन रिज के नाम से जाना जाता है। मार्स रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर द्वारा इस रिज पर खनिज हेमेटाइट की पहचान की गई थी। क्यूरियोसिटी के मंगल ग्रह पर उतरने से बहुत पहले और ये हमेशा इंटरेस्टिंग टारगेट बना रहा। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी करीब आता है रिज बनाने वाले परतदार जमाव साफ होते जाते हैं। रोवर अब रिज पर चढ़ना शुरू करेगा। ये नक्शा सोल 1750 पर तैयार किया गया है जो दिखाता है कि वेरा रूबिन रिज पर चढ़ना क्यूरियोसिटी को माउंट शार्प के खास क्षेत्रों जैसे कि चिकनी मिट्टी और सल्फेट यूनिट्स तक पहुंच प्रदान करेगा। वेरा रूबिन रिज से आगे की पीली रेखा प्लान किए गए रास्ते को दर्शाती है। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी के मिशन का 5वां साल समाप्त होता है रोवर मंगल ग्रह के बादलों पर नजर रखना शुरू कर देता है। इस सीक्वेंस में 8 तस्वीरों को 4 मिनट की अवधि में लिया गया था। ये बादल पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अलग अलग बालों के समान बादलों के समान हैं, जो संभवतः पानी की बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं जो मंगल ग्रह के पतले वातावरण में डस्ट पार्टिकल्स पर कंडेंस होते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी वेरा रूबिन रिज के टॉप पर चढ़ जाता है। इसकी ड्रिल के साथ कुछ समस्याएं होती हैं और एक धूल के तूफान से भी बच निकलता है जिसने क्यूरियोसिटी के साथ ही रोवर को डिसेबल कर दिया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी वेरा रूबिन रिज पर चढ़ाई करता है, कुछ जीवाश्म की खोज करता है और एक भयानक धूल के तूफान से बच निकलता है जिसने स्पिरिट रोवर को परमानेंटली डिसेबल कर दिया। आपने नोटिस किया होगा कि क्यूरियोसिटी ने काफी समय से ड्रिल सैंपल नहीं लिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार 2016 में रोवर ने ऐसा करने का प्रयास किया था और इस प्रयास में ड्रिल के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। रोवर आर्म को ओरिजिनली 2 फिंगर्स की तरह के स्टेबलाइजर की तरह डिजाइन किया गया है जिसमें ड्रिल बिट एक्सटेंड और रिट्रैक्ट होती है। मोटर में फॉल्ट आने की वजह से मोटर ने स्टेबलाइजर्स के पिछले हिस्से में फैली ड्रिल को रोक दिया और टीम तब से इसे ठीक करने में लगी हुई है। सोल 1780 को नासा की टीम ड्रिल को अपने फुल एक्सटेंशन 110 मिलीमीटर तक बाहर निकालने के लिए मैनेज कर लेती है और अब पूरी तरह से स्टेबलाइजर्स का उपयोग करके बाईपास करने की योजना बनाती है। ये फ्री हैंड ड्रिलिंग के समान होगा जिस तरह लोग अपने घरों की दीवारों में ड्रिल करते हैं। इस नई टेक्निक को फीड एक्सटेंडेड ड्रिलिंग नाम दिया गया है। अब नासा के वैज्ञानिकों को रोवर की दूसरी क्षमताओं को हैक करना होगा जैसे कि रोवर की भुजा पर प्रेशर सेंसर्स, ताकि ड्रिलिंग को सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से किया जा सके। क्यूरियोसिटी वेरा रूबिन रिज के करीब पहुंच रहा है। चट्टानों में ये जो सफेद शिराओं के साथ विभाजन दिखाई दे रहा है ये चट्टानों के माध्यम से तरल पदार्थ बहने के संकेतक हैं। यहाँ इस रिज पर रोवर को नए ड्रिलिंग मेथड का परीक्षण करने के लिए एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। रोवर रिज के किनारों के करीब जाता है। यहाँ नासा की टीम के पास की एक चट्टान पर क्यूरियोसिटी के डस्ट रिमूवल इंस्ट्रूमेंट को डिप्लॉय करने का फैसला करती है। सबसे पहले धूल हटाने के इंस्ट्रूमेंट पर डैमेज की जांच की जाती है। धूल हटाते समय वायर ब्रिसल्स 1 मिनट में लगभग 10,000 रेवोल्यूशन पर घूमते हैं। ऐसा लगता है कि वायर ब्रिसल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और रोवर को आगे बढ़ने की कमांड दी जाती है। यहाँ इस तस्वीर में ब्रश से साफ किया गया एरिया लगभग 2.5 इंच या 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ ये बैंगनी रंग हेमेटाइट की उपस्थिति का संकेत दे रहा है। इस जगह का नाम टीम ने क्रिसमस कोव रखा है। क्यूरियोसिटी के साइंस कैमरा फिल्टर को अप्लाई करने के बाद बैंगनी रंग के हेमेटाइट की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। ये अतीत में पानी के प्रेशर का संकेत है। माना जाता है कि इन सफेद शिराओं में कैल्शियम सल्फेट खनिज होते हैं जो पानी के बहाव के कारण इन दरारों में जमा हो जाते हैं। सोल 1856 के अंत में रोवर वेरा रूबिन रिज के टॉप पर पहुंच जाता है। यहाँ से नजारा अविश्वसनीय है। दूर ये ढलाने गेल क्रेटर की उत्तरी दीवारें बनाते हैं
और क्यूरियोसिटी की लैंडिंग साइट भी यहाँ से दिखाई दे रही है। रोवर जैसे जैसे माउंट शार्प की ओर आगे बढ़ रहा है, इसे असल में बढ़िया ऊंचाई मिल रही है। वेरा रूबिन रिज के टॉप पर रोवर कुछ अजीब छड़ी के आकार के पैटर्न देखता है। ये पैटर्न लगभग 5 से 10 मिलीमीटर लंबे हैं या चावल के दाने के आकार के हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्नोफॉसिल्स अतीत में बायोलॉजिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन किसी जानवर या पौधे के जीवाश्म नहीं। उनका तर्क है कि ऐसा कुछ भी मंगल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया है। ये पैटर्न इस एरिया में कंसंट्रेटेड है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले ट्रेस जीवाश्म बिलों के समान हैं। जो बात इसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि वेरा रूबिन रिज एक प्राचीन तटरेखा हो सकती है। रोवर प्लानिंग टीम अपने केम कैम इंस्ट्रूमेंट के साथ जांच करने के लिए यहाँ कुछ और समय लगाती है, हालांकि किसी भी यूजफुल डेटा को कलेक्ट करने में असफल रहता है। नासा का मानना है कि ये पैटर्न केवल फ्रैक्चर फिल हैं, जो इरोजन यानी अपरदन के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट हैं। इन चट्टानों के टूटने से ये डार्क स्टिक्स बनी हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी थ्योरीज कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यूरियोसिटी वेरा रूबिन रिज के ऊपर एक सीढ़ी जैसे पैटर्न के करीब आता है। यहाँ चट्टानों की ये परतें असल में नासा की टीम के लिए बेहद इंटरेस्टिंग हैं। रोवर अपना फोकस माउंट शार्प की ओर मोड़ता है। माना जाता है कि यहाँ बीच के एरिया में बड़ी मात्रा में मिट्टी है। यह नक्शा अब तक के सफर को दिखाता है। रोवर ने अपना रास्ता बैगनॉल टीलों के ऊपर से वेरा रूबिन रिज तक बनाया है और पहाड़ के बेस में अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। क्यूरियोसिटी वेरा रूबिन रिज पर अपनी करंट लोकेशन पर एक सेल्फी लेता है। नासा की टीम अब यहाँ नई ड्रिलिंग टेक्निक का परीक्षण करना चाहती है। सोल 1956 के दिन रोवर जाने माने फ्री हैंड मेथड का उपयोग करके आंशिक रूप से सफल ड्रिल करता है। केवल 2 सेंटीमीटर की गहराई सैंपल को प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये सही दिशा में एक कदम है। सोल 2057 पर टीम दुलूथ नाम की साइट पर एक और ड्रिल करने का प्रयास करने के लिए क्यूरियोसिटी को कमांड देती है। इस बार 2 इंच या 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ड्रिलिंग पूरी तरह सफल रहती है। ये पूरे साल भर में लिया गया पहला ड्रिल सैंपल है, जिसे देखकर नासा उत्साह से भर जाती है। क्यूरियोसिटी की टीम ऑनलाइन वापस आ जाती है और ये साबित करता है कि नई तकनीक फीड एक्सटेंडेड ड्रिलिंग काम करती है और किया भी। वही ग्रह का चक्कर लगाता हुआ मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर एक धूल भरी आंधी का पता लगाता है, जो आकार में बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ड्रिल की अब परमानेंट एक्सटेंडेड पोजीशन के कारण सैंपल को थोड़ी अलग टेक्निक का उपयोग करके सैंपल इनलेट में सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे फीड एक्सटेंडेड ट्रांसफर नाम दिया गया है। सोल 2074 को मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर रिपोर्ट करता है कि धूल भरी आंधी पूरे ग्रह को कवर करते हुए आकार और इंटेंसिटी में काफी बढ़ रही है। तस्वीरों की यह सीरीज यह दिखाती है कि तूफान कैसे बढ़ा। यह तस्वीर दिखाती है कि प्लेनेट अब कैसा दिखता है। आप लगभग पूरे ग्रह को ढकते हुए धूल के विशाल भंवरों को देख सकते हैं। ये क्यूरियोसिटी द्वारा कैप्चर की गई तूफान की तस्वीरें हैं। लेफ्ट साइड की तस्वीर सिर्फ 3 सोल पहले ली गई थी। हल्की डस्ट होने के बावजूद क्यूरियोसिटी एक और सेल्फी लेता है। सौभाग्य से क्यूरियोसिटी के पास न्यूक्लियर पावर सोर्स है और ये नासा के पिछले रोवर की तरह सौर पैनल्स पर निर्भर नहीं है। ऐसा ही एक रोवर अपॉर्चुनिटी इस पॉइंट पर प्लेनेट के दूसरे हिस्से की खोज कर रहा था और पिछले 14 सालों से ऐसा कर रहा था। दुर्भाग्य से यह नासा को अपॉर्चुनिटी से मिली अंतिम तस्वीर है। 14.5 सालों तक लगातार काम करने के बाद अपॉर्चुनिटी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और हाइबरनेशन मोड पर चला गया। ऐसा धूल के तूफान की वजह से हुआ। धूल ने रोवर के सौर पैनल्स को ढक दिया, जिससे रोवर रात में खुद को गर्म रखने के लिए पर्याप्त पावर पैदा करने में असमर्थ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोवर के ज्यादातर कंपोनेंट्स जम गए थे और इरिवर्सिबली डैमेज हो गए थे। इसकी अब कोई संभावना नहीं है कि रोवर कभी वापस आएगा। जैसे ही तूफान कम होना शुरू होता है, क्यूरियोसिटी रोवर दुलूथ ड्रिल साइट की एक और तस्वीर कैप्चर करता है। ये 2 तस्वीरें तूफान से पहले और बाद की साइट दिखाती हैं। नई ड्रिलिंग टेक्निक से किसी भी नुकसान की जांच के लिए क्यूरियोसिटी अपने ड्रिल की एक तस्वीर लेता है। ऐसा लगता है कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे हम मंगल ग्रह का सूर्य ग्रहण देखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी की मेमोरी के साथ कुछ इश्यूज सामने आते हैं। पेटिग्रोव पॉइंट नाम की एक महत्वपूर्ण जगह पर
क्यूरियोसिटी अभी भी निचले वेरा रूबिन क्षेत्र में है। रोवर इस जगह पर लंबे समय से ड्रिलिंग कर रहा है, लेकिन सही गहराई तक पहुंचने में विफल रहा है। अफसोस की बात है कि चट्टान में छेद करना बेहद कठिन है। इस तरह की घटनाओं में बहुत समय और ऊर्जा खर्च होती है। आगे बढ़ते हुए नासा के इंजीनियर्स केवल उन जगहों पर ड्रिल करने का फैसला करते हैं जो 2 क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। पहला, क्या सतह ने धूल हटाने वाले इंस्ट्रूमेंट के ब्रिसल्स को खरोंच दिया है, और दूसरा, क्या कैल्शियम सल्फेट दरारें ब्रश करने के बाद ठीक से उजागर हुई। यदि इन दोनों प्रश्नों के लिए हाँ है तो ये रोवर के लिए एक ड्रिल सैंपल के लिए प्रयास करने का एक मजबूत संकेत है। अगले दिन सोल 2122 पर रोवर फिर से प्रयास करता है। इस बार एल्सा क्रेग नाम की जगह पर एक परीक्षण के रूप में धूल हटाने वाला इंस्ट्रूमेंट ऊपर की तलछट को ब्रश करने का प्रयास करता है। एक बार फिर ड्रिलिंग असफल रहती है। दरारों के कुछ हद तक उजागर होने के बावजूद फुल सैंपल लेने के लिए ड्रिल होल पर्याप्त गहरा नहीं है। सोल 2136 पर टीम रोवर को पेटेग्रोव पॉइंट पर एक आखिरी बार स्टोर नाम की साइट पर ड्रिलिंग करने का प्रयास करने की कमांड देती है। अंततः रोवर 46 मिलीमीटर गहरे छेद को ड्रिल करने में सफल रहता है। इस छेद से काफी रॉक पाउडर निकलता है जो सैंपल के लिए पर्याप्त है। यहाँ से निकलने से पहले क्यूरियोसिटी अपने केम कैम और मस्ट कैम के साथ कई ऑब्जर्वेशंस करता है और विश्लेषण के लिए डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजता है। जब हवा कम हो जाएगी तो रोवर सैंपल्स को अपने लैब इनलेट पर छोड़ देगा। वेरा रूबिन रिज के आसपास क्यूरियोसिटी एक पैनोरमा लेता है। धूल का तूफान धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन आकाश अभी भी धुंधला है और रोवर पर धूल की एक परत देखी जा सकती है। सोल 2138 पर क्यूरियोसिटी ने एक ऐसी तस्वीर खींची जो टीम को हैरान कर देती है। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो आसपास के भूभाग से बिल्कुल अलग दिखता है। टीम इसे फौरन ऑब्जेक्ट मलबे के रूप में लेबल करती है, जबकि हर कोई ये अनुमान लगाता है कि यह अंतरिक्ष यान का मलबा हो सकता है या कुछ और, या क्यूरियोसिटी का ही एक टुकड़ा हो सकता है। रोवर के केम कैम रिजल्ट्स हालांकि दोनों को खारिज करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि मंगल ग्रह की चट्टान की ही एक पतली परत है। सोल 2172 को क्यूरियोसिटी अचानक अपने डेटा का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी पर भेजना बंद कर देता है। ये केवल तभी डेटा भेज सकता है जब ये पृथ्वी के स्टेशनों या मंगल ग्रह के ऑर्बिटर से लाइव जुड़ा हो। नासा की टीम का मानना है कि क्यूरियोसिटी की मेमोरी में समस्या है। रोवर आमतौर पर तब तक डेटा को ऑन बोर्ड स्टोर करता है जब तक कि यह पृथ्वी या मार्स रिले ऑर्बिटर्स के साथ फिर से जुड़ नहीं जाता। फिर यह अपने सभी कीमती स्टोर्ड डेटा को ऑफलोड कर देता है। रोवर वर्तमान में कुछ भी स्टोर करने में विफल हो रहा है। रोवर से आने वाली सीमित जानकारी के कारण टीम समस्या का निदान करने के लिए संघर्ष करती है। सौभाग्य से क्यूरियोसिटी के पास 2 कंप्यूटर हैं, साइड ए और साइड बी। हालांकि अगर आपको याद हो तो टीम लगभग 2000 सोल पहले करप्टेड मेमोरी के कारण साइड ए से साइड बी पर स्विच कर चुकी है। टीम ए साइड पर वापस लौटने का कठोर निर्णय लेती है। बी साइड की तुलना में इसकी बहुत कम मेमोरी है। ऐसा करने से टीम को समस्या तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी और उम्मीद है कि समस्या का हल मिल जाने के बाद टीम बी साइड में वापस लौट जाएगी। क्यूरियोसिटी अपने ए साइड कंप्यूटर से अपने ऑपरेशंस फिर से शुरू करती है। इस पैनोरामा को रॉक हॉल के नाम से जाना जाता है। एक सफल ड्रिल सैंपल लेने के बाद रोवर यहाँ सेल्फी भी लेता है। अपॉर्चुनिटी रोवर को डिसेबल करने वाले धूल के तूफान के बाद भी ये एरिया अभी भी धूल में ढका हुआ है। क्यूरियोसिटी अब मिट्टी से समृद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखने की वैज्ञानिक सालों से उम्मीद कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन रोवर के लिए प्रपोज किए गए रास्ते को दर्शाता है। ये सल्फेट बेयरिंग यूनिट में आगे बढ़ने से पहले क्ले बेयरिंग यूनिट का पता लगाएगा। रोवर अंततः गेडीज वैलिस चैनल तक पहुंच सकता है, जो एक प्राचीन नदी के समान है। क्यूरियोसिटी क्ले बेयरिंग यूनिट की ओर देखता है और आगे वाले हिस्से की जमीन में वेव्स को देखता है। तस्वीर के बाईं ओर वेरा रूबिन रिज का एक भाग है। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रिज का कटाव क्यों रुक गया, बावजूद इसके कि क्ले बेयरिंग यूनिट बेहद नरम है। क्ले बेयरिंग यूनिट वेरा रूबिन रिज और माउंट शार्प के ऊंचे क्षेत्रों के बीच एक घिसी हुई घाटी है। इस घाटी का इरोजन क्यों हुआ, इसकी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर किसी तरह का पर्यावरण परिवर्तन है। नासा की टीम ने स्कॉटलैंड में टोरिडन नदी की एक संकरी घाटी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बदलकर ग्लेन टोरिडन कर दिया।
जैसे ही रोवर अच्छी प्रोग्रेस करता है, यह एक हार्ड रीसेट का अनुभव करता है और ऑटोमेटिकली सेफ मोड पर चला जाता है। वही नासा की टीम ने 20 साइड कंप्यूटर पर मेमोरी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया और रोवर को एक बार फिर उस तरफ स्विच किया। क्यूरियोसिटी अपने खोजबीन के काम पर वापस आता है और सबसे पहले मंगल ग्रह का ग्रहण देखता है। यह चंद्रमा डीमोस है जो सूर्य के सामने से गुजरने वाले 2 मंगल चंद्रमाओं में से छोटा है। सोल 2356 पर रोवर ग्लेन टॉरिडन में कंकड़ के एक अविश्वसनीय पैच के करीब आता है। ये चट्टानें ऐसी दिखती हैं जैसे वे लंबे समय से पानी से घिरी हुई हों। क्यूरियोसिटी एक बार फिर आकाश की ओर देखता है और सौभाग्य से सूर्य के सामने से गुजरते हुए दूसरे मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस को देखने में सफल रहता है। तस्वीरों की इस सीरीज से पता चलता है कि फोबोस लगभग 11 किलोमीटर के डायमीटर के साथ डीमोस से बड़ा है। ये ग्रहण लगभग 35 सेकंड तक रहता है। सोल 2372 पर क्यूरियोसिटी को एबरलर्डी नाम की साइट पर क्ले बेरिंग यूनिट का पहला स्वाद मिलता है। ड्रिलिंग पूरी तरह से सफल रहती है। पहले और बाद की तस्वीरों को देखने पर हम देख सकते हैं कि ड्रिल की गई चट्टान और उसके आसपास का इलाका ड्रिल के पीछे हटने पर हिल गया प्रतीत होता है। रोवर ऊपर देखता है और मंगल ग्रह के बादलों को देखता है। ये पानी के बर्फीले बादल हैं जो सतह से लगभग 31 किलोमीटर ऊपर हैं। ये बादल इतने ऊंचे हैं कि मंगल की सतह पर रात होने पर भी ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। वैज्ञानिक देख सकते हैं कि कब प्रकाश बादलों को छोड़ता है और इस जानकारी का उपयोग उनकी ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। रोवर पास में एक और ड्रिलिंग सैंपल लेता है और साथ ही एक सेल्फी भी। सोल 2407 को पहियों की जांच शुरू की जाती है। कुछ भी खास नहीं मिलता। टीम का नुकसान को कम करने का प्रयास नरम इलाके में गाड़ी चलाना अच्छा काम कर रहा है। ड्राइव पर निकलने से पहले क्यूरियोसिटी और ज्यादा बादलों को देखता है। रोवर अपने ट्रैक को अपनी नई जगह से देखता है जिसे टील रिज के नाम से जाना जाता है। इस रिज की ओर ड्राइव करके रोवर पास ही चट्टानों की यूनिट तक पहुंच जाता है। रोवर स्ट्रेथन नाम की साइट को करीब से देखता है। बोल्डर के आकार की इस चट्टान में कुछ इंटरेस्टिंग परतें हैं। रोवर की आर्म पर कैमरा का उपयोग करते हुए और भी करीब से देखने पर पता चलता है कि चट्टान पानी और हवा दोनों प्रोसेस से जमा तलछट के सख्त होने से बनी थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी एक खड़ी चोटी पर चढ़ाई करता है, अपना संतुलन खो देता है और 1.8 बिलियन पिक्सल की तस्वीर लेता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी एक बड़ा रिस्क लेता है और एक रिज की चोटी पर जाने के लिए एक बहुत ही खड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाता है, अपना संतुलन खो देता है और 1.8 बिलियन पिक्सल की तस्वीर लेता है। ग्लेन एटिव नाम की साइट पर 2 ड्रिल सैंपल लेने के बाद क्यूरियोसिटी एक सेल्फी लेता है। ये एनोटेशंस दूर क्रेटर रिम दिखाते हैं, साथ ही वेरा रूबिन रिज भी। क्यूरियोसिटी ने ग्लेन टॉरिडन में बहुत प्रोग्रेस की है, जिसे पहले क्ले बेरिंग यूनिट के नाम से जाना जाता था। नासा की टीम रोवर को अब तक के सबसे बड़े पैनोरामा को कैप्चर करने के लिए कमांड देती है। इस तस्वीर में लगभग 1.8 बिलियन पिक्सल हैं और ये किसी दूसरे ग्रह पर ली गई अब तक की सबसे डिटेल्ड तस्वीर है। दूर वेरा रूबिन रिज के साथ पूरे ग्लेन टॉरिडन क्षेत्र का व्यू दिखाई दे रहा है। हम क्ले रिज यूनिट में रोवर के ट्रैक को देख सकते हैं। जैसे ही हम माउंट शार्प पर जूम इन करते हैं, हम एक रिज को देख सकते हैं। यह ग्रीन ह्यू पेडिमेंट के नाम से जाना जाने वाला हिस्सा है। क्यूरियोसिटी को अंततः माउंटेन साइड पर हाई लेयर्स तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना होगा। क्यूरियोसिटी ग्रीन ह्यू पेडिमेंट की ओर अच्छी प्रोग्रेस करता है और अभी एक छोटी सी पहाड़ी पर रुक जाता है, जिसे वेस्टर्न ब्यूट के नाम से जाना जाता है। अभी के लिए प्लानिंग यह है कि वहां की चट्टानों को बेहतर ढंग से देखने के लिए केवल ग्रीन ह्यू पेडिमेंट तक ड्राइव करना है। ये विजुअलाइजेशन प्रपोज्ड किए गए रास्ते को दर्शाता है। रोवर वर्तमान में ग्रीन ह्यू पेडिमेंट को छूने के लिए अपने रास्ते पर है। वहां पहुंचने से पहले रोवर एक बार फिर
क्ले बेरिंग यूनिट में वापस आएगा और फिर ग्रीन ह्यू पेडिमेंट की ओर एक सुलभ रास्ते पर जाएगा। रोवर ग्रीन ह्यू पेडिमेंट के करीब है। भूवैज्ञानिक इस संरचना के टॉप से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और इसलिए इंजीनियर्स के बीच क्यूरियोसिटी की इस चढ़ाई के बारे में बातचीत शुरू होती है। फिर सोल 2649 को क्यूरियोसिटी अचानक सभी ऑपरेशंस को रोक देता है। क्यूरियोसिटी बैड एटीट्यूड दिखाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्यूरियोसिटी को अपने एनवायरनमेंट के रिलेटिव खुद के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। यह डेटा आमतौर पर JTS मेमोरी में कलेक्ट होता है और ढलान के एंगल जैसी चीजों को ट्रैक करता है, जैसे कि इसकी भुजा जमीन से कितनी करीब है और क्या आसपास कोई बड़ी चट्टान है जो खतरा पैदा कर सकती है। रोवर किसी भी मोटर को चालू करने से पहले डेटा को इवैल्यूएट करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अब कोई भी मूवमेंट सुरक्षित रूप से की जा सकती है, और जब आंसर नहीं आता है तो रोवर अपनी जगह पर जम जाता है और अगले कदम के लिए टीम की कमांड की प्रतीक्षा करता है। नासा की टीम को क्यूरियोसिटी के एटीट्यूड में एक समस्या का पता चलता है। एटीट्यूड की एरोस्पेस डेफिनेशन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में कैसे रखा जाता है, बेसिकली इसका 3D ओरिएंटेशन। तो कॉन्फिडेंशियली ये कह दिया जाता है कि क्यूरियोसिटी का वर्तमान में एक बुरा एटीट्यूड है। नासा टीम द्वारा रोवर को उसके एटीट्यूड के बारे में सूचित करने के बाद यात्रा जारी रहती है। ये नक्शा सोल 2654 पर क्यूरियोसिटी की वर्तमान लोकेशन को दर्शाता है। रोवर अब ग्रीन ह्यू के ऊपर से डेटा तक पहुंचने के लिए ग्रीन व्यू पेडिमेंट के बेहद करीब है। रोवर अब चढ़ना शुरू कर देगा। हालांकि रोवर प्रपोज्ड किए गए रूट से थोड़ा अलग ड्राइव करता है, लेकिन इंजीनियर्स सहमत हैं कि यह संभव है और रिस्क लेने लायक है। चढ़ाई करने से पहले क्यूरियोसिटी अपने धूल हटाने वाले इंस्ट्रूमेंट का उपयोग पास की एक चट्टान पर करता है। इस तस्वीर में बहुत सारी उभरी हुई मिनरल से भरी दरारें मौजूद हैं। टीम डिसाइड करती है कि इस क्षेत्र से एक अच्छा ड्रिल सैंपल मिल सकता है, इसलिए टीम क्यूरियोसिटी को एक और ड्रिल करने की कमांड देती है। इस बार हटन नाम की एक विशेष चट्टान पर ड्रिलिंग बिना किसी समस्या के पूरी तरह से आगे बढ़ती है और ग्रे कलर का मलबा प्रोड्यूस करती है। सैंपल कलेक्ट करने के लिए इतनी ड्रिलिंग काफी है। क्या आपने नोटिस किया, जब हर बार रोवर ड्रिल करता है तो प्रोड्यूस हुए पाउडर का रंग लाल रंग की सतह से बिल्कुल अलग होता है। ये रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर ड्रिल किया गया पहला छेद है। जाहिर है इस केस में मलबा लाल रंग का है, जो क्ले बेरिंग यूनिट में एबरलेडी साइट पर की गई इस ड्रिल के इंटीरियर के समान ही है, लेकिन यहाँ हटन में ज्यादा ग्रेइश है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चट्टान के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन लोहे के साथ अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। लेफ्ट साइड मलबा लाल है क्योंकि ऑक्सीजन को न केवल बाहरी चट्टान की सतह पर बल्कि अंदर से भी प्रतिक्रिया करने का अवसर मिला था। हालांकि राइट साइड की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। इस केस में ऑक्सीडेशन चट्टान में गहराई से प्रवेश नहीं कर सका। ये वैज्ञानिकों के लिए खास तौर से इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नहीं हुई है तब तक इस तरह की तलछटी चट्टानों में प्राचीन जीवन के निशान बेहतर कंडीशंस में मौजूद होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जीवाश्म बनने से पहले कार्बनिक कंपाउंड्स को तोड़ सकती है। हालांकि रोवर की ड्रिलिंग अच्छी रही, लेकिन ये साफ सुथरी नहीं थी। सतह जिस पर क्यूरियोसिटी मौजूद है इतनी नाजुक और टूटने वाली है कि रोवर के पहिए से ये तलछटी चट्टानें टूट जा रही हैं। चट्टानें टुकड़ों और पाउडर में बदल रही हैं। जैसे ही रोवर ग्रीन ह्यू पेडिमेंट के लिए रास्ता तलाशता है, रोवर नीचे से रिज का एक अविश्वसनीय नजदीकी दृश्य कैप्चर कर लेता है। इन व्यवस्थित परतों को नोड्यूल्स कहा जाता है। ये चट्टानें क्ले बेरिंग यूनिट वाली चट्टानों से पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन ये कुछ हद तक वेरा रूबिन रिज पर देखी गई चट्टानों के समान हैं। मंगल ग्रह पर एक और दिन और हटन में अपने सफल ड्रिल कैंपेन के बाद सेल्फी लेने का एक और मौका। क्यूरियोसिटी ने अब तक जो डेटा कलेक्ट किया है उससे वैज्ञानिक अब आश्वस्त हो गए हैं कि प्राचीन काल में गेल क्रेटर पानी का नकली स्थान था। गेडीज वैलीज चैनल के माध्यम से पानी बहा और क्ले बेरिंग यूनिट में फैल गया। ग्रीन ह्यू पेडिमेंट ने इरोजन को रेजिस्ट किया और एक बड़ी तटरेखा बन गई। सोल 2693 को क्यूरियोसिटी ने ग्रीन ह्यू पेडिमेंट पर चढ़ाई शुरू की। ये रॉ तस्वीरें रोवर के चढ़ने के एंगल को दिखाती हैं। झुकाव 30 डिग्री से ज्यादा है। इस तरह के बेहद खड़े एंगल पर चढ़ाई करना बहुत जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन टीम को इस फैक्ट से सुकून मिलता है कि यह मंगल ग्रह पर किसी रोवर द्वारा की गई सबसे खड़ी चढ़ाई नहीं है। अपॉर्चुनिटी रोवर ने पहले इससे भी खड़ी चढ़ाई पर कामयाबी हासिल की थी।
रोवर जल्दी से ऊपर से एक ड्रिल सैंपल लेता है और माउंट शार्प की ओर देखता है। यहाँ कोई अनुकूल रास्ता नहीं है, इसलिए रोवर पहाड़ी से उतर जाता है और अपने ऑफिशियल रास्ते पर वापस आ जाता है। जैसे ही रोवर उतरने के लिए घूमता है, यह ग्रीन ह्यू पेडिमेंट के ऊपर से एक अविश्वसनीय व्यू को कैप्चर कर लेता है। दूर हम क्रेटर फ्लोर देख सकते हैं, जहां से क्यूरियोसिटी रोवर ने इस भयानक यात्रा की शुरुआत की थी। रोवर वास्तव में अब प्रगति कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि रोवर माउंट शार्प पर चढ़ना जारी रखता है, आश्चर्यजनक तस्वीरों को कैप्चर करता है, सेल्फी लेता है और गेडीज वैलीज चैनल की ओर अच्छी प्रोग्रेस करता है। क्यूरियोसिटी वर्तमान में मैरी एनिंग नाम की साइट पर अपनी स्थिति से धूल के तूफान को देख रहा है। टीम ने इस धूल के तूफान का अनुमान लगाया है कि ये लगभग 5 मीटर चौड़ा और कम से कम 50 मीटर लंबा है। इस सीक्वेंस में ये फ्रेम्स 4 मिनट और 15 सेकंड में कैप्चर किए गए थे। टीम कुछ ड्रिल सैंपल्स लेने के लिए एक अच्छी जगह तय करती है और रोवर को आगे बढ़ने की कमांड देती है। क्यूरियोसिटी 3 छेद ड्रिल करता है। ये टाइम लैप्स ड्रिल करने के लिए किए गए प्रयासों में से एक को दर्शाता है। असल में फीड एक्सटेंडेड ड्रिलिंग मेथड का उपयोग करते हुए रोवर को इसे पूरा करने में 20 मिनट से भी ज्यादा का समय लगा, जो अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। ड्रिलिंग के लिए जिम्मेदार इंजीनियर्स सिर्फ क्यूरियोसिटी के प्रेशर सेंसर्स के डेटा के आधार पर ये तुरंत बता सकते हैं कि चट्टान बहुत नरम है। असल में ये इतनी नरम थी कि किसी टक्कर की आवश्यकता नहीं थी, केवल ड्रिल की रोटेशन से ये हो गया। यहाँ क्यूरियोसिटी एक सेल्फी लेता है। रोवर अब अपने सबसे खूबसूरत पैनोरामा में से एक को एक साथ रखने में कुछ समय बिताता है। इस तस्वीर में नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ बेंचेस की एक सीरीज के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, जो दूर क्रेटर फ्लोर की ओर उतरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह निश्चित रूप से यहाँ से एक शानदार व्यू है। बैकग्राउंड में क्रेटर रिम देखी जा सकती है। माउंट शार्प की ओर चढ़ाई जारी रखने के लिए क्यूरियोसिटी घूमता है और एक इंटरेस्टिंग इलाके में आता है। यहाँ ये सबसे करीब उभरी हुई चट्टानों का नाम माउंट मर्कू है। ऊपर देखने के दौरान रोवर एक खास तरह के बादलों को कैप्चर कर लेता है। ये इंद्रधनुषी बादल कभी कभी हायर लैटिट्यूड्स पर पृथ्वी पर भी देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये अलग अलग रंग बिखेरते हैं और तब दिखाई देते हैं जब बादल एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। इस प्रकार के बादल वास्तव में पतले वातावरण के कारण मंगल ग्रह पर ज्यादा आम हो सकते हैं। रोवर माउंट मर्कू के पास पहुंचता है और अलग अलग पोजीशन से 2 मोज़ैक लेता है। जब इन तस्वीरों को एक साथ रखा जाता है तो एक 3D इफेक्ट हम देख सकते हैं। रोवर टीम माउंट मर्कू के पीछे कुछ बादलों को देखती है और कुछ और तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए क्यूरियोसिटी को कमांड देती है, जिन्हें फिर टीम वीडियो सीक्वेंस में कंबाइन करती है। इस सीक्वेंस का हर एक फ्रेम 6 अलग अलग तस्वीरों से बना है। नॉनट्रॉन नाम की साइट पर एक सफल ड्रिल कैंपेन के बाद रोवर माउंट मर्कू के पास एक सेल्फी लेता है। इसका नाम फ्रांस के गांव के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मार्स के एरिया में नॉनट्रोनाइट है, जो एक दुर्लभ प्रकार की मिट्टी है। इस खनिज का नाम उस क्षेत्र पर रखा गया जिसे पहली बार फ्रांसीसी गांव नॉनट्रॉन में पाया गया था। क्यूरियोसिटी एक बड़ी ड्राइव पर निकलने से पहले बादलों को देखने में थोड़ा और समय बिताता है। टीम रोवर को दूर एक पहाड़ की ओर देखने की कमांड देती है और वे इसे राफेल नवारो माउंटेन नाम देते हैं। ये नाम एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट राफेल नवारो गोंजालेस के नाम पर रखा गया है, जिनका निधन अभी हाल ही में 2021 में हुआ है। यह तस्वीर प्रपोज किए गए रास्ते को दिखाती है। क्यूरियोसिटी राफेल नवारो माउंटेन के करीब से गुजरेगा और फिर बेहद इंटरेस्टिंग गेडीज वैलीज चैनल पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से ग्रीन ह्यू पेडिमेंट पर चढ़ाई करेगा। ऐसा करने से पहले क्यूरियोसिटी रोवर मर्कू पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करता है और एक पैनोरामा लेता है। मर्कू पर्वत का दूसरा किनारा अपेक्षाकृत सपाट है, तो रोवर के लिए यह एक आसान ड्राइव थी। फिर भी नासा की टीम रोवर को किनारे के करीब से नहीं जाने देगी। एक लंबी ड्राइव के बाद राफेल नवारो माउंटेन क्यूरियोसिटी की रेंज में आता है। माउंट शार्प तक ऊंची परतों तक पहुंचने के लिए रोवर इसके करीब से गुजरेगा। आगे हम देखेंगे कि रोवर परतदार चट्टानों को ढूंढता है, जो कि एक धारा या छोटे तालाब में बनी थी। रोवर और ज्यादा आश्चर्यजनक तस्वीरों को कैप्चर करता है और मंगल ग्रह के फूल की तरह दिखने वाली संरचना को देखता है। एक छोटे सोलर कंजंक्शन के बाद रोवर ऑनलाइन वापस आ जाता है।
और जमीन पर पड़े कुछ अजीब पिंडों को देखता है। ये इस एरिया में बहुतायत में देखे जा सकते हैं। टीम रोवर के पहियों का उपयोग करके कुछ को कुचलने के लिए क्यूरियोसिटी को कमांड देती है। कुचलने की प्रक्रिया योजना के अनुसार नहीं होती है, लेकिन चट्टान के भीतर एक चमकदार पदार्थ का पता चलता है। ऐसा लगता है कि चट्टान क्ले बेयरिंग यूनिट में देखी गई चट्टानों की तुलना में ज्यादा कठोर है। रोवर अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और ग्रीन ह्यू पेडिमेंट और एक दूसरे उभरी हुई चट्टानों के बड़े क्षेत्र के बीच एक छोटे से रास्ते से आगे बढ़ रहा है। इसे मारिया गार्डन नॉच नाम दिया गया है। क्यूरियोसिटी ने इस तस्वीर को सोल 3299 पर लिया है और इसे टीम ने मंगल ग्रह से एक पिक्चर पोस्ट कार्ड के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये माउंट शार्प से वापसी का रास्ता दिखाता है और राफेल नवारो पर्वत को राइट साइड देखा जा सकता है। क्यूरियोसिटी मारिया गार्डन नॉच के रास्ते में एक सेल्फी लेता है। रोवर अब यहां से गुजरेगा। रास्ते में रोवर इस अविश्वसनीय मोज़ेक को कैप्चर करता है। ये मंगल ग्रह पर ली गई अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर हो सकती है। मिनरल से भरी दरारों की प्रचुरता और कुछ अजीब विशेषताएं सभी इस तस्वीर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जरा इस विशाल दरार को देखिए, ये इरोजन को रेजिस्ट कर रहा है, जबकि आसपास की चट्टान धीरे धीरे कई सालों के पानी या हवा के प्रोसेस से भस्म हो गई है। इस उभरी हुई चट्टान के टॉप पर कुछ अजीब दिखने वाले पिंड हैं। ऐसा क्यों है कि ये पिंड केवल इस स्ट्रक्चर के टॉप पर दिखाई दे रहे हैं? क्या यह संभव हो सकता है कि यह क्षेत्र कभी एक बहने वाली नदी का था और ये पिंड पानी के इंटेंस प्रेशर में नहीं बन सकते थे? सोल 3325 पर मंगल ग्रह के आकाश में ज्यादा बादल दिखाई देते हैं। आप उनकी छाया को पूरे लैंडस्केप में लुढ़कते हुए देख सकते हैं। तस्वीरों की यह सीरीज सीधे रोवर के ऊपर का व्यू दिखाती है। सोल 3396 पर क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह पर फूल के आकार की संरचना को देखता है। ये अजीब ऑब्जेक्ट एक सिक्के से भी छोटा है और मंगल ग्रह की धूल की मोटी परत से ढका है। पहली नजर में यह एक पौधे जैसा दिखता है। हालांकि नासा का मानना है कि यह केवल चट्टान के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद बची हुई खनिज शिराओं का एक समूह है। हमें पृथ्वी पर हायर ग्रेविटी और डेंस एटमॉस्फेयर के कारण पृथ्वी पर इस तरह के फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलते हैं। सोल 3451 पर क्यूरियोसिटी ने एक बार फिर ग्रीन ह्यू पेडिमेंट के टॉप पर चढ़ने का फैसला लिया। इस मोज़ेक को टॉप तक कैप्चर करने की प्लानिंग थी, लेकिन यहाँ एक समस्या है। ग्रीन ह्यू का टॉप गेट और बैक चट्टानों से भरा हुआ है, जो क्यूरियोसिटी के पहियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोवर को यहाँ से वापस नीचे उतरना होगा और रिवर चैनल में दूसरा रास्ता खोजना होगा। ग्रीन ह्यू का ये व्यू दूर उभरी हुई चट्टानों की एक लेवल की परतों की तुलना में एक ढलान वाला लैंडस्केप दिखाता है। क्या ग्रीन ह्यू पानी में मौजूद एक प्राचीन ढलान हो सकती है? रोवर एक बार फिर नीचे उतरने से पहले इन शार्प चट्टानों को करीब से देखता है। ये दूसरी बार है जब रोवर ने चढ़ाई की है और फिर उसे ग्रीन ह्यू पेडिमेंट से उतरना पड़ा है। सोल 3492 पर रोवर कुछ परतदार चट्टानों के सामने आता है, जो पृथ्वी पर नदियों द्वारा बनाई गई कुछ चट्टानों के समान दिखती हैं। अपने 10वें जन्मदिन पर रोवर यहाँ गेडीज वैलीज चैनल की शुरुआत में बैठता है। इसकी यात्रा अविश्वसनीय रही है। क्यूरियोसिटी ने 28 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्यूरियोसिटी ने लगभग 5 लाख तस्वीरों को कैप्चर किया है और 31 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट किया है। 2000 फीट से ज्यादा की चढ़ाई की और इसकी खोजों पर अब तक 883 एकेडमिक पेपर्स लिखे जा चुके हैं। रोवर ने सभी संदेहों से परे साबित कर दिया है कि पानी एक समय में मार्स पर मौजूद था, और न केवल एसिडिक पानी बल्कि जीवन के निर्माण के लिए उपयुक्त ताजा पानी, जैसा कि हमें यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध है। क्यूरियोसिटी ने अपने प्राथमिक मिशन को अच्छी तरह से समाप्त कर दिया है और अपने अंतिम इंस्ट्रूमेंट के खराब होने तक आने वाले कई सालों तक मंगल ग्रह की सतह पर घूमता रहेगा। रोवर की एक नई जनरेशन पहले से ही मंगल ग्रह की सतह पर है, जिसे परसिवेरेंस कहा जाता है। वह मंगल ग्रह पर सब कुछ कर रहा है जो क्यूरियोसिटी कर सकता है, बल्कि और भी बहुत कुछ कर रहा है। इसके पास मंगल ग्रह की आवाजों को कैप्चर करने के लिए एक माइक्रोफोन है, आगे खोज करने के लिए एक हेलीकॉप्टर है और हाई क्वालिटी तस्वीरें लेने के लिए एक बढ़िया कैमरा, जो इस मिशन को बेहतर मिशन बनाते हैं। अगर आपको क्यूरियोसिटी की ये 10 सालों की अविश्वसनीय यात्रा पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।